रहमानिर्रहीम। आप सबको इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज जो हमारा टॉपिक है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स का इन्फ्लेशन। आज हम इन्फ्लेशन के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, इसके तमाम एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट इन मॉडर्न इकोनॉमिक्स। In simple words, inflation means a situation in which there is a continuous rise in general price level. इन्फ्लेशन सिंपल मीनिंग ये आ गया कि कंटिन्यूली persistent rising in general price level is called inflation। ठीक है, कि तमाम गुड्स की प्राइजेज इंक्रीज हों, ठीक है, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज हों, तो इसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन। डिफरेंट आथर्स के इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उनको वन बाय वन स्टडी करते हैं कि वो इन्फ्लेशन के बारे में क्या कहते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्राउथर, inflation is a state in which the value of money falls and price level persistently rises. Some other inflation represent a induced increasing in the quantity of money. Professor Gordon defined the inflation as inflation is a persistent and appreciable rises in general level of average pricing. Professor Pugan defined inflation take place when price level expand more in proportion to output. Clauborn beautifully defined the term inflation: too much money chases too few goods। जो अबव डिफरेंट हमने डिफिनेशंस पढ़ी, इनके मुताबिक जो इनका कंक्लूजन आ गया, इन्फ्लेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होता है परसिस्टेंटली। इफ द प्राइस लेवल सडनली जंप, this does not represent inflation. Rather, inflation is a process of rise in general price level. Inflation is clarified that the annual price change in annual percentage change in price level represent the rate of inflation। अब फॉर एग्जांपल हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे। अब इसकी एग्जांपल आ गई। If 2019 the price level was 130 and which goes to 136 in 2020 इन्फ्लेशन रेट, ठीक है। तो अब इन्फ्लेशन रेट हम देखते हैं वे तो 5% आता है। 136 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास 5% आएगा, ठीक है। तो इधर 120 की जगह 130 आएगा, ठीक। 136 माइनस 130 डिवाइडेड बाय करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 130 माइनस 136 माइनस 130 डिवाइडेड बाय 130 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 5% ये हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। डिफरेंट कॉजेज हैं, वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट आ गया प्राइमरी कॉजेज। इन एन इकोनॉमी when the demand for a commodity exceeds its supply, then the excessive demand push the price up. On the other hand, when the factor prices increase, the cost of production rises too. This leads to an increasing in the price level as well, ठीक है। ये कहता है कि when the demand for a commodity increase हो, डिमांड कमोडिटी इंक्रीज हो और हमारे पास सप्लाई सेम रहे, तो हमारा क्या होगा,
मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज होने लग जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह दूसरा कहता है कि अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस इंक्रीज होती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो हमारी जनरल प्राइस लेवल होगी वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। Demand pull inflation. Some economists believe that the type of inflation arises when total demand for good या aggregate demand exceeded aggregate supply at current prices. डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है? जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए एट करंट प्राइजेस, ये हमारे पास होगी डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड फॉर गुड में भी राइजिंग ड्यू टू मैनी केसेस इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई की वजह से भी डिमांड फॉर गुड इंक्रीज होती है। जब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा मार्केट में, तो गुड्स की सप्लाई सेम कांस्टेंट रहेगी। तो जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा वो चीज़ों की डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे तो इन प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। इन द इकोनॉमी देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ बायर। इकोनॉमी में तीन डिफरेंट किस्म के बायर हैं, कंज्यूमर, इन्वेस्टर एंड गवर्नमेंट। अगर इन तीनों में से कोई एक भी डिमांड इंक्रीज करता है और अदर की डिमांड सेम है तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाएगी तो एग्रीगेट सप्लाई सेम है तो प्राइस लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में भी ओरिजिनेटेड फ्रॉम राइजिंग इन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से जब इन्फ्लेशन आए तो हम उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइसेस ज़्यादा होगी, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है। रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो प्रोड्यूसर महंगा रॉ मटेरियल ख़रीद के जो प्रोडक्शन करेगा तो वो जो महंगा मतलब हाई प्राइजेस पे रॉ मटेरियल खरीदेगा तो वो प्राइजेस कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर देगा। वो जो पैसा उसके बाद लगाएगा वो कॉस्ट कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट कर देगा। जब वो कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट करके देगा इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइजेस, तो जब वो उधर शिफ्ट करेगा तो मार्केट में प्राइजेस इंक्रीज होने लग जाएंगी। जब प्राइजेस इंक्रीज होने लग जाएंगी तो क्या होगा? इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर जाएगी। इसी तरह इंक्रीजिंग इन पब्लिक स्पेंडिंग। जब गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग इंक्रीज करती है तो डिमांड एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है। एग्रीगेट डिमांड जब इंक्रीज होती है तो उसकी वजह से भी और सप्लाई सेम है तो मार्केट में इन्फ्लेशन एग्जिस्ट कर जाएगी। डेफिसिट फाइनेंसिंग फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। जब हमारे पास गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और गवर्नमेंट रेवेन्यू कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मनी सप्लाई इशू करेगी, ठीक है, और मोर मनी प्रिंटेड मोर मनी करेगी। जब मनी बहुत ज़्यादा प्रिंट करेगी तो उसको स्पेंड करेगी, मार्केट में पैसा ज़्यादा आ जाएगा और क्या होगा? हमारे मुल्क में जो सप्लाई ऑफ गुड्स है वो सेम है तो इसकी वजह से भी डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से भी क्या होगा? इन्फ्लेशन क्रिएट होगा। इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। जब मनी की सर्कुलेशन ज़्यादा होगी मतलब एक पैसा ज़्यादा वन हैंड टू एन हैंड मूव करेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। जब स्पीड ज़्यादा होगी मतलब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे। व्हेन एन इकॉनमी गोज़ टू बूमिंग फेज, बिजनेस साइकिल में पीपल ट्राइंग टू स्पेंड मनी एज अ फास्टर रेट। जब लोग ज़्यादा स्पीड के साथ पैसा मनी करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगी। वेलोसिटी ऑफ मनी ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से भी मार्केट में इन्फ्लेशन अकर हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ। जब पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी इन द इंक्रीजिंग इन टोटल डिमांड तो इससे क्या इम्पैक्ट होगा? मार्केट में टोटल डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई तो उतनी ही रहेगी, लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है तो इसकी वजह से क्या होगा? फिर प्राइसेस ज़्यादा हो जाएंगी तो इससे इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। होल्डिंग। जब पीपल अनऑफिशियली
डिफरेंट गुड्स को स्टॉक कर लेते हैं, ठीक है, फॉर आर्टिफिशियली क्रिएट्स एक्सेसिव डिमांड, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान में चीनी का बुरान आया और दूसरा आटे का बुरान आया, तो उन्होंने क्या किया, चीनी को अपने गोदामों में स्टॉक कर लिया। क्यों स्टॉक कर लिया? हाई प्राइसेस पे बेचने के लिए, ठीक है। जब मार्केट में सप्लाई कम होगी लो तो क्या होगा, लोग उसको डिमांड करेंगे, डिमांड तो प्राइस कम, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उससे क्या होगा, प्राइजेस ज़्यादा हो जाएंगी। प्राइजेस ज़्यादा होंगी तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद जेन्युइन शॉर्टेज, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल डैट द सर्टन टाइम द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर शॉर्टली इन सप्लाई, ठीक है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई शॉर्ट हो जाती है। जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई शॉर्ट हो जाएगी तो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन पे क्या इम्पैक्ट है, सप्लाई इज़ लेस देन डिमांड, तो हमारी सप्लाई डिमांड से लेस हो जाएगी। जब डिमांड लीडिंग करेगी और सप्लाई कम होगी तो इससे क्या होगा, प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद एक्सपोर्ट, इन एन इकोनॉमी द टोटल प्रोडक्शन मस्ट फिल द डोमेस्टिक एज वेल एज फॉरेन डिमांड, ठीक है। टोटल प्रोडक्शन की क्या होती है कि वो फॉरेन डिमांड और डोमेस्टिक डिमांड दोनों को फिलफुल करे। इट इज़ फेल टू मीट दीज डिमांड, अगर ये दोनों डिमांड पूरी नहीं करती, देन द एक्सपोर्ट क्रिएट्स इन इन्फ्लेशन डोमेस्टिक, जब आप चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे और विद इन कंट्री चीज़ें नहीं होंगी तो प्रोडक्शन सप्लाई के लिए नहीं होगी, तो डिमांड तो उनकी होगी, तो क्या होगा, वो चीज़ें महंगे दामों बिकेंगी। जब चीज़ें महंगे दामों बिकेंगी तो इन्फ्लेशन क्रिएट्स हो जाएगी। और उसके बाद अदर रीज़न है ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन का क्या मकसद होता है कि लेबर जो है, जो लेबर इज़ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उसके फेवर में काम करना है, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं। तो ट्रेड यूनियन इज इंक्रीजिंग द वेजेस ऑफ वर्कर, जब वेजेस ऑफ वर्कर इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, चीज़ों की प्राइसेस भी ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद टैक्स रिडक्शन, व्हेन टैक्स आर नोन एज इंक्रीजिंग विल टाइम, ठीक है, सम टाइम गवर्नमेंट रिड्यूस अ टैक्स गेन अ पॉपुलरिटी अमंग पीपल, द पीपल आर हैप्पी बिकॉज दे हैव मोर मनी इन देयर हैंड्स, ठीक है। बाज़ मरतबा गवर्नमेंट क्या करती है, पॉपुलरिटी, मशहूरी, अपनी एडवर्टाइजमेंट को, अपने नाम को मशहूर करने के लिए टैक्सेस कम कर देती है। टैक्सेस कम कर देती है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ जाता है। जब लोगों के हैंड में, हाथों में पैसा ज़्यादा आ जाएगा लेकिन प्रोडक्शन तो सेम है, प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ नहीं हुई, तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे। जब डिमांड ज़्यादा करेंगे, कैश इन हैंड पैसा होगा, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाएगी। द इम्पोजिशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई करेगी, ठीक है। टैक्सेस आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ गवर्नमेंट, समटाइम गवर्नमेंट इम्पोज इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक एक्साइज ड्यूटी, वैट, वैल्यू एडिड टैक्स, ETC ऑन बिजनेसमैन, ठीक है। जब गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाई करेगी टोटल कास्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के ऊपर, ठीक है, और सेलर के ऊपर या प्रोड्यूसर के ऊपर, तो प्रोड्यूसर वो कास्ट किससे चार्ज करेगा, कंज्यूमर से चार्ज करेगा। तो जब वो कंज्यूमर के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेज, जब इन द फॉर्म ऑफ प्राइजेज वो कंज्यूमर की तरफ शिफ्ट करेगा तो उससे भी प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, तो मार्केट में क्या होगी, इन्फ्लेशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह प्राइजेज राइज इन इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेज ज़्यादा हो गई हैं तो विद इन कंट्री भी प्राइजेज ज़्यादा हो जाएंगी। अगर इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट चीज़ों की प्राइजेज कम है तो पॉसिबल है कि उस रेट से हमारे कंट्री में प्राइजेज डिक्रीज ना हो। फॉर एग्जांपल जैसे ये कोरोना की वजह से जो पेट्रोलियम ऑयल है, ठीक है, जो ऑयल जो ये आ गया, वो जो सऊदी अरब या डिफरेंट जो कंट्री हैं ये एक्सपोर्ट करते थे, उनकी एक्सपोर्ट रुक गई है और इनकी बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, वो सारी का सारी सप्लाई रुक गई थी, तो उसकी प्राइजेस उसकी प्राइजेस कम हो गई थी, ठीक है। जब उधर प्राइजेस कम हुई हैं उसका इम्पैक्ट दूसरी इकॉनमी में पड़ा है, जैसे हमारी कंट्री में पेट्रोल की प्राइजेस भी
कम हो गई थी, ठीक है। इसी तरह जब ऑयल की प्राइसेस, पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा होती हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हम ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो जब बाहर से हम महंगे दामों में इंपोर्ट करेंगे तो हमारे मुल्क में भी वो महंगे दामों बिकेंगी। जब वो हमारे महंगे दामों बिकेंगी तो उसकी वजह से भी हमारे मुल्क में प्राइजेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। ये भी एक इम्पैक्ट है, ठीक। उसके बाद लास्ट आ गया नॉन इकोनॉमिक रीज़न, डिफरेंट नॉन इकोनॉमिक रीज़न आ गए, ठीक है। जैसे कोरोना आ गया रिसेंटली, ठीक है, फ्लड आ गए, ठीक है, या एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय, क्रॉप, बारिशें ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं हुई, जो भी डिफरेंट रीज़न आ गए, वार आ गई, ठीक है। तो इस वजह से भी क्या होगी, हमारे मुल्क में, कंट्री में इन्फ्लेशन, प्राइसेस लेवल ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास था इन्फ्लेशन एंड कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मई इन्फ्लेशन का, कि मैयर ऑफ इन्फ्लेशन। देयर आर डिफरेंट इंडेक्स यूज टू मैयर द इन्फ्लेशन। जो डिफरेंट इंडेक्स यूज़ किए जाते हैं, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जीडीपी डिफ्लेटर, डिफरेंट मैयर्स हैं जो इन्फ्लेशन को मैयर करते हैं, डिफरेंट मेथड हैं, ठीक है। जिनमें से दो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और जीडीपी डिफ्लेटर, ये मोस्टली मतलब मोस्ट प्रेफरेबल है, मोस्टली यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यूज़ किया जाता है, तो हम इन दोनों को स्टडी करते हैं कि ये होते क्या हैं और इनको किस तरह मैयर करते हैं और इनका फार्मूला क्या है, ठीक है। वन बाय वन दोनों को स्टडी करते हैं। फर्स्ट आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई। कंज्यूमर प्राइस मैयर द एवरेज चेंज इन प्राइजेस ओवर द टाइम दैट कंज्यूमर pay for a basket of goods and services. Consumer price index is the most widely used measure of inflation by the proxy of effectiveness of government economic policy. The consumer price index statistics cover the professional, self-employment, poor, अनएम्प्लॉयमेंट, रिटायर, मतलब ये सारी चीज़ें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में मैयर की जाती हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कंज्यूमर इन्फ्लेशन रेट इज मैयर बाय द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, रिप्रेजेंट द ट्रेंड ऑफ प्राइसेस गुड एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इनमें दोनों चीज़ें मैयर की जाती हैं, गुड एंड सर्विसेज के हिसाब से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैयर किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितनी है। Then the other key factor of influence in the growth in money supply, the supply side adjustment, the government administrator and prices, import inflation, exchange rate adjustment, consumer price with the inflation capture the movement extensively. अच्छा, उसके बाद consumer price index broadly divided into two major groups. consumer price index में दो different types की गुड्स को लिया जाता है, दो मेजर गुड्स में, फूड गुड्स, फूड ग्रुप एंड नॉन फूड ग्रुप। द फूड ग्रुप फर्दर divided into different सब ग्रुप, पेरिशेबल आइटम, नॉन पेरिशेबल आइटम, ठीक है। और 11 सब ग्रुप विल बी ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फूड, हाउस रेंट, ठीक है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं, उसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपोनेंट है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को मैयर करता है, ठीक। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मंथली बेसिस कलेक्ट किया जाता है और ईयरली बेसिस कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसमें टोटल जो हमारे पास कमोडिटी हैं 487 टोटल कमोडिटी हैं जो पूरे कंट्री में सेलेक्ट की जाती हैं, ठीक है। और 76 मार्केट्स हैं और 40 सिटीज़ हैं, ठीक है, ऑफ पाकिस्तान। 487 कमोडिटी हैं, ठीक है, जिनकी प्राइजेस को देखा जाता है, और 76 मार्केट्स हैं जिनकी प्राइजेस को इन मार्केट से मैयर पता करते हैं, ठीक है। और उसके बाद 40 डिफरेंट सिटी हैं इन पाकिस्तान, ठीक है। ये हमारे पास थी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में टोटल गुड्स कितनी है, टोटल मार्केट्स कितनी है, टोटल सिटी कितनी है और कौन इसे मैयर करता है। उसके बाद ये हमारे पास डिफरेंट गुड्स आ गई हैं, ठीक है। जनरल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, फूड, नॉन अल्कोहल, नॉन फूड,
बेवरेज, टोबैको, क्लॉथ, ये सारी चीज़ें, ठीक है, एजुकेशन। उसके बाद फूड आइटम में ये फूड आइटम आ गए, ठीक। उसके बाद नॉन फूड आइटम में ये हमारे पास नॉन फूड आइटम आ गए, ठीक है। इन तमाम की प्राइजेस लेकर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में डाल के इनको मैयर किया जाता है, ठीक। अब हम इसका फार्मूला देखते हैं। इसका फार्मूला क्या है? वैल्यू ऑफ करंट मार्केट बास्केट डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ मार्केट बास्केट इन द बेस ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय द 100। एक हमारे पास बेस ईयर होगा जिसके साथ हम कंपैरिजन करेंगे, और हमारे पास करंट मार्केट जो हमारे पास ये बास्केट आ गया है, ठीक है, 487 गुड्स का एक बास्केट आ गया, ठीक है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट गुड्स हैं, उनकी टोटल ओवरऑल प्राइसेस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो उनको डिवाइडेड बाय बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, ईयर्स हमारे पास 2050, 2060 और बेस ईयर है, और हमारे पास फूड आइटम और नॉन फूड आइटम है, अज्यूम हमने किया हुआ है, ठीक है, कि उनकी प्राइजेज इतनी है, फूड आइटम की $3 है और नॉन फूड आइटम की $7 है, और टोटल हमारे पास बास्केट में $10 आ गया, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 ये हमारे पास प्राइजेज आ गई हैं, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह मैयर करेंगे? बेस ईयर हमारे पास आ गया 2016, हमने इस बेस ईयर को यूज़ करना है। इस बेस ईयर की प्राइस आ गई 20, तो हम इसको कैसे मैयर करेंगे? पहले बेस ईयर की 20 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास 100 आ गया, ठीक है। इस बेस ईयर से हमने बाकी प्राइजेस को कंपेयर करके बताना है कि इन्फ्लेशन रेट कितना है, ठीक है। अब देखें, अब 2015 में हमारे पास करंट प्राइस है 10 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारे पास आ गया 50। और इसी तरह 2017 में हमारे पास आ गया 200, और इसी तरह 2019 में 250, और 2020 में 325। अब इसकी हम इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन रेट कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम इसका कंपैरिजन करेंगे बेस ईयर के साथ। फॉर एग्जांपल 2017 में हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 200 आया है, 200 माइनस 100, तो हमारे पास आएगा 100। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास बेस ईयर में 100 प्राइस थी, मतलब तो उसमें इन्फ्लेशन कितनी आई है? 100%, 100 यूनिट चेंज आई है, ठीक है, प्राइजेस में 100% चेंज आई है, ठीक है, इन 2017। इसी तरह 2019 का भी हम 2016 के साथ बेस ईयर के साथ कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो बेस ईयर में हमारे पास 100 आ गया, ठीक है, और 2019 में 250 आ गया, तो हमारे पास इन्फ्लेशन रेट कितना आ गया? 150। हमारी प्राइजेस कितनी चेंज हुई है? जनरल प्राइस लेवल कितना चेंज हुआ है? 150%, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसके बाद दूसरा मेथड, और इसके बाद और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 487 गुड्स, होल प्राइस इंडेक्स में 463 आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, होल सेल प्राइस इंडेक्स, और एसपीआई में 53 आइटम सेलेक्ट किए जाते हैं, और इनको कौन मैयर करता है? इन इन्फ्लेशन को कौन मैयर करता है? पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका दूसरा मेथड पढ़ते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास आ गया जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। इट is used to measure of inflation. It is the most important measure of inflation, especially in the term of whole economy. It is a ratio between the nominal GDP to real GDP. इसका हमारे पास फार्मूला आ गया जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। अगर परसेंटेज की फॉर्म में देखना है तो नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब फर्स्ट रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी कैसे फाइंड हो गया, और ये होती क्या है, ठीक है। रियल जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ अ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री एट कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, तो इज कॉल्ड रियल जीडीपी, ठीक। रियल जीडीपी का हमारे पास फार्मूला है समेशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट प्राइस, ठीक है, तो हमारे पास रियल जीडीपी आ जाएगी। नॉमिनल जीडीपी टोटल वैल्यू ऑफ द गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री एट करंट प्राइसेस। अगर हम करंट प्राइसेस पे जीडीपी को मेजर करें तो वो हमारे पास आ जाएगा
नॉमिनल जीडीपी। अब इनकी एग्जांपल देखते हैं नॉमिनल जीडीपी की। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्राइजेज हैं, क्वांटिटी है 100, प्राइजेज है 20, गुड एंड सर्विसेज हैं, ठीक है। तो हमारे पास टोटल वैल्यू गुड्स की कितनी आई है 2000, सर्विसेज की कितनी आई है 200 मल्टीप्लाई बाय 10, तो हमारे पास आया है 2000। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 2015 की जीडीपी कितनी आ गई करंट प्राइसेस पे 4000, ठीक है। और इसी तरह 2015 पे तो हम करंट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इनको करंट प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई करें 200 मल्टीप्लाई बाय 30, 400 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये हमारे पास टोटल आ गया 2020 में 14,000, ठीक है। तो अब हमारी देखें कितनी ज़्यादा चेंज आई है, जीडीपी कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो क्या ये हमारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट शो कर रही है? नहीं, ये हमारे मुल्क में डेवलपमेंट शो कर रही नहीं है। इससे हमें नहीं पता चलता कि हमारे मुल्क में कितनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ग्रोथ की इंफॉर्मेशन जो हमारी रियल सिचुएशन हमें किधर से पता चलेगी? रियल जीडीपी से, ठीक है। कि रियल जीडीपी से हम पता चलेगी कि ओरिजिनल हमारे मुल्क में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। तो इसमें हमने बेस ईयर 2015 को रखा है, करंट कांस्टेंट प्राइस किसकी लगी है 2015 की, ठीक है। तो 2015 में हमारी जीडीपी आई है 4000, और इसी तरह प्राइजेस सेम है लेकिन क्वांटिटी हमारी चेंज हो गई है। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइजेस, तो सेम प्राइजेस हमने 2021 में लिए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आई है, इसकी जो आउटकम आई है 2020 में वो आई है 8000, ठीक है। तो हमारी रियल सिचुएशन में 2015 से 2020 तक जो जीडीपी इंक्रीज हुई है वो 4000 इंक्रीज हुई है, ठीक है। अब जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकलेगा? नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी हमारे पास आई थी 40,000 और रियल जीडीपी हमारे पास आई है 8000। इनको डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आई है 1.75, ठीक है। और इसी तरह इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये हमारे पास आएगी 170। अब इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे कि इन्फ्लेशन रेट कितना है? तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक गुड की प्राइजेस 1 यूनिट चेंज आई है, फॉर एग्जाम्पल 2015 में अगर 1 रुपये थी तो 2020 में हमारे पास उस गुड की प्राइसेस में 1.17 यूनिट्स चेंज आया है, ठीक है। या अगर परसेंटेज की फॉर्म में, अगर हमारे पास 2050 में 100 डॉलर थी या 100 रुपीज़ थी, तो 2020 में उनकी प्राइसेस हो गई हैं 75% उनमें इंक्रीज आई है, तो वो हमारे पास हो गई है 175, ठीक है। कितने परसेंट चेंज आया इन्फ्लेशन रेट कितना है 175, प्राइसेस में कितना चेंज आया है 75 यूनिट या 75%, ठीक है। ये हमारे पास था मेजरिंग ऑफ इन्फ्लेशन। उसके बाद हमारे पास टॉपिक है टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, बाय रेट, ठीक। तो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंट है। फर्स्ट आ गई क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन हमारे पास वो इन्फ्लेशन आ गई जिसमें हमारे पास इन्फ्लेशन रेट में 1 to 4%, ठीक है। तो जो डिज़ायर इन्फ्लेशन रेट होता है, जो कहते हैं कि एक मार्केट के अंदर पर ईयर होना चाहिए, तो वो भी हमारे पास 1 to 4% है, ठीक। उसके बाद दूसरी आ गई वाकिंग इन्फ्लेशन। वाकिंग इन्फ्लेशन रेट कहते हैं कि हमारी चीज़ों में पर ईयर कितनी चेंज आए 4 to 10%, ठीक है। तो अगर चेंज आए तो हम इन्फ्लेशन हो तो हम कहेंगे प्राइसेस में 4 to 10% हो तो हम कहेंगे वो हमारे पास कौन सी इन्फ्लेशन है टाइप की वाकिंग इन्फ्लेशन। उसके बाद रनिंग इन्फ्लेशन कौन सी है? रनिंग इन्फ्लेशन हमारे पास वो इन्फ्लेशन आ गई जिसमें हमारे पास इन्फ्लेशन रेट 10 to 20% के दरमियान में हो तो हम कहेंगे ये हमारे पास रनिंग इन्फ्लेशन है। उसके बाद ग्लोबिंग इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन आ गई जिसमें हमारे पास इन्फ्लेशन रेट 20 to 100% के दरमियान हो, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे
ग्लोबिंग इन्फ्लेशन, और उसके बाद हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं कि हमारे पास इन्फ्लेशन रेट में 100% से ज़्यादा 100% से ज़्यादा हो, इन्फ्लेशन रेट 100% से ज़्यादा हो, जो प्राइस में इन्फ्लेशन चेंज आए 100% से ज़्यादा है, तो हम उसे कहेंगे हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद एडवर्स नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, फर्स्ट आ गया इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, द वर्कर क्लास विल हार्ड हिट इन्फ्लेशन, वर्कर क्लास को इफेक्ट करती है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, प्राइजेस ज़्यादा रेट से इंक्रीज होते हैं, लेकिन वेजेस इंक्रीज नहीं होते, तो उनकी इनकम क्या होती है, और दूसरे जो गवर्नमेंट सर्वेंट आ गए उनकी भी इनकम क्या आ गई, फिक्स्ड। ठीक है, जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होता है, तो जब इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज हो गया, जो के वर्कर क्लास आ गई या जो सैलरी क्लास आ गई, ठीक है, उनको इससे बड़ी डिफिकल्टी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ गया इनकम इनक्वलिटी इंक्रीज। जब इन्फ्लेशन होती है तो इनकम में इनक्वलिटी क्रिएट होती है। कैसे इंक्रीज होती है कि जब प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो लैंड ओनर होते हैं, उनसे उनको क्या होता है, जब प्राइजेस ज़्यादा होती हैं उनको तो ज़्यादा फ़ायदा होता है उससे। ठीक है, उनकी इनकम ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, लेकिन जो गरीब बंदा है, जो वेजेस लेने वाला बंदा है, उसके पास जो होता है वो भी सारा खर्च हो जाता है। ठीक है, अमीर अमीर और अमीर तर होता जाता है, जो गरीब है गरीब से गरीब, गरीब से गरीब होता जाता है। ठीक है, जब हाई इन्फ्लेशन हाइपर इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, डिक्रीजिंग इन सेविंग, जब हाई इन्फ्लेशन होगी, जब हाइपर इन्फ्लेशन होगी, तो उससे क्या होगा, सेविंग पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लोगों के पास जो सेविंग होगी वो कंज्यूमर गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करेंगे। ठीक है, अपने खाने के लिए, अपनी रहने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनको ख़रीदेंगे, तो इससे हमारी सेविंग के पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। लेस एक्सपोर्ट एंड मोर इम्पोर्ट, जब कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, जो लोकल गुड्स होंगी वो हाई कॉस्टली होंगी विद रिस्पेक्ट टू फॉरनर गुड, तो लोग क्या करेंगे, बाहर की गुड को ज़्यादा प्रेफर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू विद इन गुड्स जो हमारे पास हैं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट वाल, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब कैसे डिक्रीज होगी कि जो अमीर लोग हैं, जो फार्म के आनर हैं, जो उनके पास चीज़ें हैं उनको तो वो स्टॉक कर देंगे। ठीक है, सही है, क्या करेंगे, होल्डरिंग कर देंगे, उनको क्या कर देंगे, अपनी मार्केट में, अपनी गोदाम में स्टॉक कर लेंगे, और उनको सेल नहीं करेंगे कुछ दिनों के लिए। क्यों कि मार्केट में प्राइजेस ज़्यादा हो, प्राइजेस ज़्यादा होगी तो उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और इधर से हमारे पास वो नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन भी और इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स के लिए बहुत बड़ी बीमारी है, इसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके बाद फेवरेबल इम्पैक्ट, हेल्थी इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन इकोनॉमी एज अ फेल्ट ओनली व्हेन द इन्फ्लेशन माइल्ड नेचर। ठीक है, जब इन्फ्लेशन रेट अप्रॉक्सीमेटली बिलो 4% होगा, तो उस टाइम डिफरेंट इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इतनी इन्फ्लेशन होनी पर ईयर लाजमी है। ठीक है, ये एक इकॉनमी के ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। या अगर इन्फ्लेशन रेट ग्रोथ रेट से कम है तो फिर भी वो इन्फ्लेशन रेट एक कंट्री के लिए सूटेबल है। अगर इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ रेट इक्वल हैं फिर कुछ नहीं कह सकते। अगर इन्फ्लेशन रेट और ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और ग्रोथ रेट कम है, तो वो उस इकॉनमी के लिए, उस कंट्री के लिए बड़े नुकसानदेह इम्पैक्ट पहुंचाएगा। ठीक है, अब अगर माइल्ड इन्फ्लेशन या एक नॉर्मल इन्फ्लेशन हो तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन। जब एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही होंगी, तो आहिस्ता आहिस्ता जब इंक्रीज हो रही उससे क्या होगा, प्रोड्यूसर का, इंडस्ट्रियल का, बिजनेसमैन का प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा होगा, तो वो क्या ट्राई करेंगे, वो और चीज़ें प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे फॉर द पर्पज़ ऑफ हायर प्रॉफिट। इसी तरह इंक्रीजिंग इन एम्प्लॉयमेंट, जब
प्रोड्यूसर इन्वेस्टमेंट करेंगे और चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी प्रोडक्शन में क्या होगा, लेबर की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। जब लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी इंक्रीज होगा। ठीक है, इस तरह इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, जब एक नॉर्मल इन्फ्लेशन का थोड़ी थोड़ी प्राइजेस इंक्रीज होंगी एट नॉर्मल रेट तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी। प्रोडक्शन एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो लोग इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज करेंगे फॉर हायर प्रॉफिट। इंक्रीजिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लो इन्फ्लेशन इन हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट इंक्रीज द रिसोर्सेज, increase the money supply and output is also increase and production sector is also production is also increase, investment sector is also increase, output increase। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। जब एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होगी तो क्या होगा, रिसर्च एंड इनोवेशन भी होगी। इंडस्ट्री के अंदर बिजनेसमैन डिफरेंट रिसर्चेज को बुलाएंगे, डिफरेंट इनोवेशन करेंगे, नई टेक्निक अप्लाई करेंगे और ये एक आउटपुट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके बाद कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन, लास्ट टॉपिक आ गया। इन्फ्लेशन नीड टू कंट्रोल द इफेक्टिवली बिफोर इट गेट आउट ऑफ हैंड। ठीक है, सेंस द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इन द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेसिव डिमांड, मोस्ट ऑफ द measure should be directly to decrease the aggregate demand for good. In the long run, however, increasing in the supply of good can the best solution for controlling the inflation. Three kinds of policy control: monetary policy, fiscal policy and direct or physical measure. Monetary policy used to control the supply of money, interest rate. The central bank act two direction. It reduce the supply of money circulation, velocity of money को कम करे, money supply को control करे in the form of bonds। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकता है, इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ करे, लोग बैंकों में ज़्यादा पैसे रखें तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगी। मनी सप्लाई कंट्रोल होगी तो इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, लोगों की डिमांड भी कम हो जाएगी। और दूसरा फिस्कल पॉलिसी, वे रेफर द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेस एंड द यूज़ ऑफ एंटी इन्फ्लेशनरी measure. The government reduce its expenditure on unproductive activity and it rising the direct tax will decrease the disposable income of the consumer and aggregate demand for good falls। ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट मेजर में द स्टेप गवर्नमेंट ले लाइक राशनिंग ऑफ गुड, फ्रीजिंग ऑफ प्राइस and wages. The government can also increase the voluntarily saving of the people by giving the variance incentive. However, गवर्नमेंट क्या करे, डायरेक्ट मेजर में राशनिंग ऑफ गुड करे, जो चीज़ों की प्राइसेस उन्हें वेजेस को फ्रीज कर दे, मतलब स्टॉप कर दे, लोगों को इन्वेस्टमेंट के सेविंग के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, उनको इंसेंटिव दे कि लोग चीज़ें पैसे को ज़्यादा सेव करें, तो इससे भी क्या होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। इन द फ्री इकोनॉमी डायरेक्ट कंट्रोल और सक्सेस ओनली फॉर द वेरी शॉर्ट पीरियड। ठीक है, तो ये हमारे पास जो था इन्फ्लेशन का डिटेल से आज हमने उसकी तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये हमारा टॉपिक आज यहाँ पे एंड हो गया। तो आपको इन्फ्लेशन से अगर कोई और डिटेल से समझना है या कोई और इकोनॉमिक्स का टॉपिक है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।